दुनिया भर में मिनिएचर और मुसव्वरी में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आर्टिस्ट इमरान कुरैशी से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके स्टूडियो पहुंचे। लोग जीते हैं फिर मर जाते हैं, मगर उनका आर्ट जिंदा रहता है। आपकी पेंटिंग्स में वो क्या चीज़ है जो जिंदा रहेगी? अच्छा आर्ट वो है जो हर टाइम में रिलेटेबल हो लोगों के लिए। मैं जब अपनी मेरे काफ़ी आर्ट काम हैं जिसके मैंने टाइटल रखे हैं फैज़ साहब की पोइट्री पे, और वजह उसकी ये थी कि कुछ सालों पहले एक इंसिडेंट हुआ और मैंने कुछ काम बनाया, और जब मैं उनकी किताब वैसे ही पढ़ने लगा तो मुझे लगा वो तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था, और जिस दौर में आप उस शायरी को देखते हैं वो उस दौर का ही रिफ्लेक्शन लगती है आपको। आपके अक्सर आर्ट वर्क में सुर्ख रंग नुमाया नज़र आता है, वो तशद्दुद और खून की अलामत है। क्या हमारे आज के ज़माने को मुस्तकबिल में इसी तरह याद रखा जाएगा? देखें, जो आर्ट है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है जो उस वक्त का दौर होता है, उसकी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक आर्काइव बनता है। और आर्टिस्ट बेशक डायरेक्ट वायलेंट इमेजरी यूज़ करें ना करें, डायरेक्टली उस किस्से को डिपिक्ट करें ना करें, वो उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन उन हालात को, उस जगह को, उस टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेड कलर जो है वो रेलेवेंस सिर्फ हमारे ओवरऑल दुनिया के हालात ही इस तरह के हैं, तो मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल कनेक्ट करता भी है जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, लेकिन उसमें एक होप की जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मुसव्वरी हो, शायरी हो या आर्ट हो, उसमें कोई ना कोई पैगाम तो पोशीदा होता है। क्या आप तशद्दुद के साथ साथ पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का पैगाम भी दे रहे हैं? जब मेरा काम बाहर लगता है तो सबसे पहले तो लोग चौंकते हैं कि पाकिस्तानी आर्ट, अच्छा वो क्या चीज़ है। उनको लगता है कि हमारा ताल्लुक एक ख़ास तरह से हमें रीड करते हैं ना, तो वो ही चीज़ एक पॉजिटिव हो जाती है। पहली चीज़ कि आप पाकिस्तानी आर्ट देखने जा रहे हैं, बेशक वो मेरा हो या किसी और आर्टिस्ट का हो, वो माने नहीं रखता। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि वो काम इतना कनेक्टेड है और इतना अवेयर है आजकल के हालात से, क्योंकि तशद्दुद और ये जो आपको वायलेंस के इम्प्रेशंस नज़र आते हैं, हर इलाके के, हर दुनिया की जगहों के ऑडियंस होते हैं जो काम देखते हैं और वो अपना एक डायलॉग बनाते हैं। वो अब वो चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ ये कहते हैं मैं पाकिस्तान से आया हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात है, और वो एक आउटसाइडर के तौर पे इस काम को देख रहे हैं। आम तासुर है कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे कामयाब आर्टिस्ट भी हैं, तो क्या फ़र्क है जो कामयाब नहीं हो पाते और कामयाब हो जाते हैं? मुझे लगता है कि मैंने जब भी काम किया है, कोई मेरा गोल ये नहीं था कि ये काम बाहर लगे, गैलरी में लगे, बिक जाए, इससे पैसे आ जाएं या वाह वाह हो जाए। जब आप काम करते हैं तो आप अपना 200% दें उस काम में, और यही मेरा मकसद रहा कि मैं उसको, उस मूवमेंट को जब मैं काम बना रहा होता हूँ या उसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसको फुल एंजॉय करता हूँ। मैंने गुल जी को पेंट करते हुए लाइव देखा, इसी तरह शायरों को भी देखा। क्या जब आप कोई क्रिएशन कर रहे होते हैं तो आप सरशारी के आलम में होते हैं या बिल्कुल आप साथ साथ सोच भी रहे होते हैं या उड़ रहे होते हैं? दोनों साथ चलती हैं चीज़ें मेरे ख्याल से। सोच, उड़ने के साथ सोचना बेहतरीन है अमल, कि आप सोच तो होती है लेकिन एक मोमेंट आता है कि आप लॉस्ट हो जाते हैं उस काम के अंदर, एंड देन यू आर जस्ट क्रिएटिंग इट, और आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि वो एंड में क्या चीज निकलनी है। भी आते हैं ऊपर से इशारे तो हमेशा से आते हैं, जाहिर है कि शायर कहते हैं ना जी, ऊपर से मज़ामीन आ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है पेंटर्स के साथ? प्रोसेस का फ़र्क है। कुछ लोगों को एकदम आइडिया आता है और वो उसको कर देते हैं, कुछ लोगों को एक फील होती है कि उन्होंने कुछ करना है इस वक्त और वो पता नहीं होता कि वो कहाँ लेके जाएगा। मेरे साथ अक्सर ही होता है कि चीज़ें क्लियर भी होती हैं लेकिन वो अपनी शक्ल भी बदल लेती हैं। जब आप उसको करना शुरू करते हैं तो कभी कभी वो कुछ और शक्ल में इख्तिताम पजीर होती हैं, तो वो ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग लगता है क्योंकि वो शक्ल होती है जो मुझे भी नहीं पता होता उसका कि ये एंडिंग इस पे होनी है इस काम की। मिनिएचर मुसलमानों का सकाफती विरसा रहा है।
चाहे वो तुर्की के मुसलमान हो, अरब के मुसलमान हो या बरसगीर के मुसलमान। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने इसको बढ़ोतरी दी है, इसकी क्या वजह है? मेरी ट्रेनिंग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से एज ए मिनिएचर पेंटर हुई और उसी में मैंने स्पेशलाइज किया और मेरा मकसद ये था कि मैं इसको एज इट इज़ नहीं करूँगा। जैसे ये ट्रेडिशनल एक चीज़ कॉन्सेप्ट है ना लोगों के दिमाग में, मेरा तो 30 साल पुराना है किस्सा NCA जाके पढ़ने का, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी इसको कॉपी वर्क के तौर पे लिया जाता था कि ये बस एक पुराने काम की कॉपीज़ हैं। तो मैंने फर्स्ट थिंग ये सोच ली थी कि मैं इसको एज ए चैलेंज लूँगा और इसमें बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक्सप्रेस करने की और नए आइडियाज़ लाने की और नई तरह से इस सारी जॉनरा को देखने की। तो मुझे ये मेरे ख्याल है वही वजह है कि मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मैं कॉन्शियस नहीं होता कि मैं मिनिएचर पेंटर हूँ या मुझे वो ज़बरदस्ती मिनिएचर का मसाला डालना है अपने काम में। वो चूँकि ट्रेनिंग इतनी डिसिप्लिन और एकेडमिक थी कि अब वो चीज़ मेरे अंदर है और वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, कनेक्ट कर जाती है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में तुर्की में बाकायदा बहस हुई कि मिनिएचर तो इस्लामी है, लेकिन जो फ्रैंकिश पोर्ट्रेट है यानी फुल चेहरा वो काफराना है। तो क्या आपको भी कभी कुछ ऐसा लगा? नहीं, मैं इस तरह नहीं सोचता, मैं बड़े ओपनली उसको देखता हूँ। कहते हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आपकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी हुई, दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजियम्स में, गैलरियों में आपकी नुमाइशें लग चुकी। क्या कोई ख्वाहिश अभी भी बाकी है? मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बतदरीज आगे बढ़ा हूँ। मुझे एकदम कोई चीज़ नहीं मिली तो मैंने बड़े आराम से उसको हज़म कर ली, डाइजेस्ट कर सका मैं। और मेरे लिए वो माने नहीं था कि मैं मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम की रूफटॉप को पेंट कर रहा हूँ या किसी और ब्रिटिश म्यूज़ियम में काम लगा हुआ है। मेरे लिए अहम यह था कि वो मेरा काम सही हो, जो लोग आ रहे हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको देखने वाले, ना कि वो जगह। साद कैन ने लाहौर म्यूज़ियम की छत को पेंट किया। आप भी पाकिस्तान के किसी सकाफती विरसे में अपना कोई नक्श छोड़ना चाहते हैं? वो तो ख्वाहिश होती है कि आपका परमानेंट आर्ट वर्क हो कहीं ना कहीं, जो आपके बाद भी रहे वहाँ पे। तो लेकिन अभी पाकिस्तान में जो पब्लिक आर्ट का आइडिया है वो अब रिसेंट है, मुझे लगता है अब दोबारा उसमें चीज़ें निकल रही हैं और गवर्नमेंट की सतह पे भी उसको वो थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा विजन और क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप किस डायरेक्शन में पब्लिक आर्ट को लेके जाना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम है, बट इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। चीज़ें चलनी चाहिए और शुरू होनी चाहिए। आपकी क्या ख्वाहिश है, कहाँ आपका आर्ट मुस्तकिल तौर पर नक्श हो? लोगों के दिलों में। नहीं, पार्लियामेंट हाउस में, वजीर आजम हाउस में, ऐवान सदर में, कहाँ? जगह मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि वो मेरे दिमाग में क्या है और वो किस जगह बेस्ट लगेगा। अब जैसे मैं पेरिस में था, न्यू ब्लांच एक एग्जीबिशन होती है, सो दे आस्क्ड मी, जो उनकी सिटी गवर्नमेंट थी, कि आप जो हैं वो नोटर डैम में काम करें, ठीक है। और मैंने वो रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ नहीं करना। और मैंने बिल्कुल एक आम सी जगह ली जो इतनी फेमस नहीं थी, क्योंकि मैं जो करना चाहता था वो वहाँ अच्छा हो सकता था। तो वो हंस भी रहे थे कि तुम्हें हम क्या ऑफर कर रहे हैं और यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट जो दरिया के साथ एक वॉक वे, उस पर तुम बसे दो। और मैंने वही किया। तो वो मेरे लिए अहम है कि मेरे दिमाग में क्या है और मैं वो कहाँ करना चाहता हूँ। उनके दोस्त और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मालिक अली नकवी और उनकी अहलिया आमना नकवी मिलने आ गए। आपको मुसव्वरी और आर्ट का शौक है, अच्छे आर्ट और मुसव्वरी को कैसे पहचान देती हैं? इमरान कुरैशी का आर्ट हमने सबसे पहले मुसव्वरी 2006 में देखी थी और उसी वक्त कुछ समझ में आया था कि इमरान जो है वो जिस तरह दो चीज़ों को लेके चलते हैं, एक ये मिनिएचर में पेंट करते हैं जो पूरा मुग़ल तारीख़ और मुग़ल सकाफ़त और हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन है उसको लेके चलते हैं और बहुत लार्ज तनसीबात इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं, जैसे उन्होंने मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में की, मोमा ऑक्सफर्ड में की। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद थी कि दोनों, एक तो ये जदीद काम है मगर हमारी सकाफ़त से आया है, वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत होती है। आप तो इंटरनेशनल शहरी हैं, हांगकांग में रहती हैं, तो वहाँ का आर्ट और ये जो पाकिस्तान का आर्ट है इसको किस तरह तकाबल करेंगे? ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के ही आर्ट में है, क्योंकि शुरू से हमने कलेक्ट ही वो किया, क्योंकि हम यहाँ के हैं
तो हमने हमेशा सपोर्ट जो दिया है वो पाकिस्तानी आर्ट को किया। इमरान की और इनकी जो बेगम है आयशा खालिद, उनकी 3 एग्जीबिशंस हांगकांग में भी की हैं। इनकी कितनी कलेक्शंस हैं आपके पास? इनकी मेरे ख्याल में कोई 20 से 25 पेंटिंग्स होंगी हमारे पास इनकी, क्योंकि इनका काम हमें बहुत पसंद है। कितनी मालियत की होगी? वो नहीं सोचते। फिर भी कितने करोड़ों का तो होगा? नहीं, ऐसे वो हम सोचते नहीं है। हमने बहुत पहले का लिया हुआ है काम। आर्ट की कीमत से ही पहचाना जाता है ना बड़ा आर्ट। हम तो लेते रहे 20 साल से। अली साहब, आपका क्रिकेट में भी दिलचस्पी है, आर्ट में भी दिलचस्पी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर हैं। आप ये बताएं कि ये क्रिकेट और आर्ट इन दोनों को कैसे मिलाते हैं? क्रिकेट की मशहूरी को लेकर और माशरती पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे डिफरेंट चीज़ों में। तो हम एजुकेशन में करते हैं काम, दूसरी चीज़ों में काम करते हैं, प्लेयर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो आगे अच्छा चीज़ कर सकें। क्योंकि हम फ़न मुसव्वरी में भी कलेक्शन करते हैं, तो हमने ये सोचा कि आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं था कि एक आर्टिस्ट आए और वो क्रिकेट टीम के साथ काम करे और उससे आर्ट क्रिएट करे। तो हमने क्योंकि हम इमरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आर्ट बहुत ज़बरदस्त है, दोस्त भी हैं, तो हमने इमरान से बात की इस बारे में। तो इमरान ने फिर कहा हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, दुनिया में कभी हुआ नहीं, तो करना चाहिए। तो इमरान फिर हमने इसी स्टूडियो में शादाब और आसिफ को लेकर आए और हमने एक्चुअली वो बॉल्स के साथ इमरान ने पेंट में बॉल्स डाली और नीचे ही आप देखेंगे कि उन्होंने वहाँ क्रिकेट खेली। तो कभी शादाब बॉल कराए थे आसिफ को, कभी आसिफ बॉल कराए थे शादाब को, और उससे जो सारे निशानात पड़े उसको देखकर, उस मूवमेंट को देखकर इमरान ने क्रिएट किया आर्ट। स्टूडियो से रवाना हुए कोमो म्यूजियम ऑफ आर्ट पहुंचे। यहाँ घर के नाम से उनकी नुमाइश जारी है। Right now I'm having 2 of my major exhibitions in Lahore. एक है होम के नाम से कोमो म्यूजियम ऑफ आर्ट में, और दूसरा है शो बैरिक्स में, जो कि नासिर बाग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई स्पेस है। ये जो आइडिया था होम का, वो इस तरह आया कि ये जो म्यूज़ियम है कोमो म्यूज़ियम, ये नैयर अली दादा साहब की अर्ली 80s की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको बाद में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। और मैं चाहता था कि टेकिंग बैक टू द आइडिया ऑफ कि आप यू आर इनसाइड ए हाउस अगेन, तो आप एक घर के अंदर हैं और आप उस आर्किटेक्चर को रीड करें। क्योंकि यूजुअली जब आप कोई एग्जीबिशन देखने आर्ट की किसी गैलरी या म्यूज़ियम में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप दीवार पे पेंटिंग्स होंगी, स्कल्पचर्स होंगे और डिफरेंट तरह के आर्ट वर्क्स होंगे। बट मैं यही चाहता था कि खाली घर हो और लोग जो है उसकी बिल्डिंग को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले नोटिस करें और उसको फील करें। अगर आप देखें, जब आप आते हैं तो एक रेड कारपेट है जो कि बेसिकली खून के जैसे छींटे होते हैं, उस तरह से ये पूरी स्पेस है। और आप स्प्लैशेस देख रहे हैं कि कोई इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। इमेजेस मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ रहे थे इस तरह का काम करने का। एक बड़ी वजह जो आजकल हालात हैं फ़लस्तीन में, गाज़ा के, तो उसके इमेजेस देख देख के भी मुझे इस काम की तरफ एक थोड़ा सा पुश मिला। यहाँ पे जो सेंट्रल स्पेस है, सेंट्रलाइज स्पेस, ये बहुत ज़्यादा एक कोर्टयार्ड की फील की तरह मैंने लिया हुआ है। जो आप ये देखते हैं इमेज, ये वैसे तो आपको स्प्लैशेस लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर जाके जब व्यू करेंगे तो ये एक ट्री की फॉर्म है जो डिस्पर्स्ड हो रहा है किसी विंड से, किसी आंधी से, उसके पत्ते उड़ते हुए जा रहे हैं और ये उसका ट्रंक है। ये दूसरा कमरा है जिसमें एक थोड़ी सी जो ड्राइंग्स हैं, जो आर्ट है, जो मेरा काम है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है दीवार की तरफ। तो यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दीवार पे पेंटिंग्स लगी होंगी, बट मैं चाहता था कि लोगों का एक अनएक्सपेक्टेड, एक नया एक्सपीरियंस हो इस म्यूज़ियम में आके, इसके पुराने शोज़ के हवाले से भी और इन जनरल जब हमारे यहाँ जो गैलरीज़ में जाके काम देखने का आइडिया है उसके हवाले से भी। स्पेशली अगर आप वो रूम देखें, वो मैंने डिलिबरेटली उसकी 2 दीवारों को ग्रे कलर में पेंट किया और उसके ऊपर ये पूरा काम एक्सपेंड किया हुआ है।
जो स्प्लैशेस की शक्ल में, तो इट्स कैन बी लाइक ए पेंटिंग, एक बहुत बड़े स्केल की पेंटिंग है जो यहाँ पे लगी हुई है। एक बहुत बड़ी पेंटिंग मैंने यहाँ ला के कैनवस की लगानी थी, बट मेरा दिल मान नहीं रहा था कि मैं कोई चीज़ लाऊं और वो लाके टिपिकल तरीके से दीवार पे लगा दी जाए। तो उस आइडिया को मैंने इस तरह से फिर कंसीव किया कि दीवारों पे ही पेंट किया जाए। उस पेंटिंग की प्रेजेंस इस सिर्फ एग्जीबिशन तक हो और एग्जीबिशन के बाद दोबारा वाइट वॉश करके वो गायब हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम के लिए आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाद में वो सिर्फ इमेजेस की शक्ल में रह जाएगी। अगर आप देखें तो ये इतना जो फ्रेश कलर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेड लाइट है जो मैंने ब्लेंड की है पेंटिंग के साथ। यहाँ पे भी वो मौजूद है और उसको इस तरह रखा है कि वो एकदम नोटिसेबल ना हो। अगर कोई वो आपको कंफ्यूज करे कि वो कलर है, फ्रेश पेंट है, या वो वाकई में कुछ और है, तो उसकी जो लाइफ है वो कुछ और ही तरह की है। तो वो लाइट स्पेशली डिज़ाइन की। जब आप आखिरी रूम में जाते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग्स हैं कुछ पेपर पे बनी हुई, और जिस तरह आप इन ड्राइंग्स को देखते हैं, ये मेरे लिए दो फिगर्स की तरह हैं। जैसे मिनिएचर पेंटिंग में बादशाह के फिगर के पीछे एक हेलो की फॉर्म होती है, इस फ्लोर पे जो आखिरी काम है वो ये मिनिएचर पेंटिंग है जो टोटली अपोजिट है कंट्रास्ट में जो बाकी सब आपने देखा। तो इसका डिस्प्ले भी हमने वैसे ही किया है कि एक बहुत ही रिच टर्क्वाइज किस्म की ये ग्रीन ब्लू वॉल है और इसके ऊपर ये मिनिएचर लगी है जैसे बहुत प्रेशियस एक चीज़ है, म्यूजियम में जैसे चीज़ होती है। तो मैं बेसिकली प्ले करना चाहता था लोगों की साइकी से कि वो किस तरह से इस सारी चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे और उनको मैंने कहाँ पे लेक पहुँचाना है शो के एंड पे। मतलब कैमरा यूज़ करना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता अपर्चर की सेटिंग और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है, मुझे देखने का शौक़ है चीज़ों को अपने इर्द गिर्द। और मैंने आईफोन के कैमरे के साथ बहुत सारी फ़ोटोग्राफी मैं करता रहता हूँ अपने शौक़ में। और इसमें अगर आप देखें इन सारी तस्वीरों में बहुत कंट्रास्ट में चीज़ें हैं, जैसे इन्वायरमेंट पे बात कर रहा हूँ, चीज़ों पे, सोसाइटी पे, कि हमारी बातों में जो दोगलापन भी है, डबल मीनिंग है, वो सारी आपको नज़र आती है। इन तस्वीरों की प्लेसमेंट भी बहुत सोच समझ के की गई है कि उनका आपस में एक ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ, वो जो एक डायलॉग बनता जा रहा है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ मेरे डिजिटल और तरह के वर्क हैं, वीडियो फिल्म्स हैं, और इधर अगर आप देखें तो एक झंडा था जो बिल्कुल फटा हुआ था सफ़ेद रंग का। तो वो पीस की जो हालत है, सूरत हाल, कि वो बिल्कुल कभी भी बस सर्वाइवल पे इसमें वीडियो में ये मिरर वर्क होता है और ये काबा का इमेज है बहुत खूबसूरत, और पूरा शहर इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक ट्रक था जो प्रोबेबली रिलीजियस फेस्टिविटी के लिए यूज़ होता होगा, जो प्रोसेशंस होते हैं, और उसके लिए तो वो उन्होंने इसको सजाया हुआ था बहुत खूबसूरत मिरर वर्क के साथ। तो वो इट्सेल्फ एक आर्ट वर्क मुझे लगा था। रोड के पास खड़ा था और पूरा शहर उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था सब तवाफ़ जैसे कर रहे होते हैं आप, वो वाली फील थी बहुत ज़्यादा काबे के गिर्द। ये मेरा नया काम है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्जिबिट किया है, बाकी सारे काम भी फर्स्ट टाइम एग्जिबिट हुए में। तो मैं चाहता था जैसे अब जो वाक़यात होते हैं, सोशल मीडिया की जो सूरत हाल हुई है कि आप फ़ौरन उस पर बड़ा रिस्पांस करते हैं एग्रेसिवली, कुछ अरसे बाद आप भूल जाते हैं, कोई नई चीज़ हो जाती है, उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। तो आप जो नीचे एक्सपीरियंस किया आपने फ्लोर पे, वो ऊपर आके हिस्ट्री बन जाता है और वो एक म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट की तरह दीवार में आके लग गया है। तो ये बिल्कुल फ्रेगमेंटेड पीसेस हैं, दिस कुड बी लाइक द fragmented pieces from the same floor which we saw downstairs। यहाँ पे मैं मिनिएचर पेंटिंग को लेके उसके कुछ स्कल्पचरल फॉर्म्स की तरफ मैंने कुछ काम किया हुआ है। तो मिसाइल्स हैं ये, और उनकी एक बड़ा एक डिफरेंट तरह से मैंने उनको लेके देखा है। जिस तरह वो जर्नी शुरू हुई थी घर के अंदर के, आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आए, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्काई। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं एक फिल्म बनाऊं जिसमें आसमान का इमेज हो। इसी तरह जो बाहर काम है, ये एक मेरी इंस्टॉलेशन है, पहली दफ़ा मैंने इस मीडियम में काम किया है। तो आइडिया ये था कि जो छतों का इस्तेमाल होता था घरों में, वो किस तरह से तब्दील होता जा रहा है। अब ये पहले हम चारपाइयों पे सोया करते थे, चारपाई की जो एक घर
में एक इम्पोर्टेंस थी वो चेंज हो गई, और टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें किस तरह से आके टेक ओवर कर जाती हैं आपकी चीज़ों को। लेकिन मेरा बिलीव है कि जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो आर्टिसंस की स्किल्स हैं हमारे, वो हर दौर में इस्तेमाल हो सकती हैं और उनकी फॉर्म बदल सकती है। बट दिस इज़ आवर ड्यूटी, या हमारी एक वो है सोच कि हम उसको कैसे इंटरवीन करते हैं नए दौर के तकाज़ों के साथ। ये दोनों एग्ज़िबिशन 4 फ़रवरी को शुरू हुए थे और ये मिड ऑफ जून तक या एंड ऑफ जून तक ये दोनों एग्ज़िबिशंस हमारी कंटिन्यू हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि लोग जितना अगर मौका मिले तो आके ज़रूर देखें, क्योंकि इसके पीछे जो थॉट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह से एक आर्ट फॉर्म को, कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्रेजेंट करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। उसको देखने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। हम लोग बैरिक्स वाली गैलरी में जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे कि एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। नासिर बाग आए, जहां पुरानी बैरक्स में उनकी मुसव्वरी की नुमाइश जारी है। नासिर बाग है जो बड़ा सेंट्रलाइज्ड लाहौर की एक जगह है, और इसमें यहाँ पे ये अबंडेंट आर्मी बंकर्स थे जो 1948 से हैं, जिसको रिसेंटली रिस्टोर करके और एक आर्ट म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। तो पहला जो इनाग्रल शो था वो 4 फ़रवरी को ओपन हुआ है मेरी सोलो एग्ज़िबिशन से, जिसका नाम है गार्डन, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स करना चाह रहा था जो ये गार्डन है नासिर बाग। ये सारा एक तय खाना है। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हैं, ये मेरा एक इंस्टॉलेशन है जो मैंने पेंट किया है। वहाँ पे आपने देखा है सुर्ख कोमो म्यूज़ियम में रेड ब्लड के साथ मैंने प्ले किया हुआ था स्पेस में। यहाँ पे वही आइडिया है, वही उसी तरह की पेंटेड इमेजरी है, बट वो सारी द कलर पैलेट इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज ये किसी और आइडिया के बारे में बात कर रही है, जो इकोलॉजी के बारे में, जो नेचर जिस तरह चेंज हो रही है और आपके कंट्रोल में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, और वो एक अपनी नई शक्ल इख्तियार कर रही है। तो बाहर भी एक लेक है बड़ी खूबसूरत सी, और वही मैंने आइडिया नीचे लेकर आया हूँ कि एक तालाब की शक्ल में मौजूद है। इसकी लाइट्स हमने इस तरह की डिज़ाइन की हैं बैरिक्स की कि ये एक डोम की फील देता है कि आप आसमान के नीचे खड़े हुए हैं, जबकि ये सिर्फ इल्यूजन है, ऐसा है कुछ नहीं असल में। तो ये मैंने लिया जैसे एक विंडो है और आप बाग ही को देख रहे हैं बाहर से, जबकि वो एक वीडियो है जो मेरी 2018 की, जो मैंने अगेन आईफोन के कैमरे पे शूट की हुई है। बिल्कुल रॉ फिल्म है, अगर आप देखें तो एक बिल्कुल फ़र्क एक्सपीरियंस है। ये लॉरेंस गार्डन की बेसिकली वीडियो है जहाँ पे एक गार्डनर है और वो पानी दे रहा है दरख्तों को। तो मुझे बिल्कुल लग रहा था जैसे वेस्ट में यूरोपियन जो सोसाइटी में गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, उसमें फाउंटेन स्कल्पचर्स हैं बहुत सारे, कि मार्बल के बने हुए स्कल्पचर्स, फिगर्स खड़े में और पानी उनके अंदर से निकल रहा है एक फव्वारे की शक्ल में। तो हर काम का एक ताल्लुक बनाया गया, इसकी जो आर्किटेक्चरल एक प्रेजेंस है उसके साथ। हर चीज़ सर्कुलर है, ये 4 सर्कुलर रूम हैं बैरिक्स के अंदर, एक वो बड़ा रेक्टेंगुलर रूम था जो आपने पहले देखा। स्काई पे मैंने एक वीडियो प्रोजेक्शन और की भी है इसकी मैपिंग करके, जिसमें मेरी हेल्प की है एक NCA के ग्रेजुएट हैं अरसलान अवैस, उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप स्काई देखते हैं, एक्चुअली वही स्काई है जो असल में इस बैरक के ऊपर है, उसके ऊपर मैंने इनको चीलों को शूट किया हुआ है। मैं ये भी चाहता था कि जब आप एक रूम से दूसरे रूम के व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे कि वो आपको अट्रैक्ट करें और वो आपको इनवाइट करें कि आप एक काम देख रहे हैं पर दूसरे काम की तरफ भी आपका ध्यान हो कि आप उधर भी जाके देखें। ये जो आइडिया है ओवल शेप पेंटिंग का इस राउंड सर्कुलर स्पेस में, वो बहुत वर्क कर रहा है। वो लगता है कि बहुत ही यही जो रूम है उसी की एक स्ट्रेच्ड फॉर्म है जो इधर फ्लोट कर रही है। पेंटिंग को भी इस तरह हैंग किया गया है कि वो दीवार के साथ टच नहीं करती, बल्कि बहुत फ्लोटिंग है, हवा के अंदर हैंग हुई भी है। और ये फील मुझे देता है जैसे एक बहुत ही एक प्रेशियस जगह है, बहुत ही एक जैसे एक टेम्पल होता है उस तरह की स्पेस है। बट ये जो पोर्ट्रेट है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ मौजूद है।
ये काम है जिसका टाइटल है नाइट डिसेंट स्टेप बाय हेजिटेड स्टेप, और यहाँ पे आप देखते हैं एक सनसेट का पूरा सिनेरियो है। जो टाइम है, जो दिन का वक्त है, वो अंधेरे की तरफ ट्रैवल कर रहा है और एक हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। जो हालात हैं, जो अनसर्टिनिटी है, जो लोगों के दिमाग में 10,000 सवालात हैं कि आगे क्या होगा, किस तरह का फ्यूचर है, होना क्या है, वो शायद इस काम में बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया गया है। तो यहाँ पे 5 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, एक डिप्टिक है और 4 इंडिविजुअल पीसेस हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं मिसाइल की फॉर्म है और हर पेंटिंग डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, जिसमें मेरा आइडिया ये था कि जो मिसाइल है वो गार्डन में है, वो उसका इंटरेक्शन जो है वो फॉलिएज के साथ है, नेचर के साथ है, और हर पेंटिंग में 2 स्पेसेस क्रिएट की गई हैं, अंडरग्राउंड एंड अबव ग्राउंड। अगर आप देखें तो ये उन्हीं को लेके ये काम डिज़ाइन किए गए हैं। ये एक और काम है जो 3D प्रिंटिंग है इसी ड्राइंग की, जो आपने इन मिनिएचर पेंटिंग में देखी है, और वो किस तरह से वो गोल्ड से कवर्ड है जो मिसाइल है। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है कि एक सोने का बना हुआ मिसाइल। बहुत सारी जंगें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़ाती मुफादात के लिए, और पूरी नस्लें तबाह करते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा बनाना है थ्रू दीज काइंड ऑफ वेपन की जो ट्रेड है उसके थ्रू। तो ये उस पर भी कमेंट है। फिर ये जो आखिरी कमरा में मिसाइल की इमेजेस इसलिए भी हैं कि चूँकि ये बंकर था, बैरिक्स थे, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली जंग के साथ है और हिफाजत के साथ भी है शहर की। ये डिप्टिक जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायरेक्ट डिपिक्शन की हुई है इन्हीं बंकर्स की। 2 कमरे बनाए हुए हैं। आर्टिस्ट जरा थोड़े से आम से लोगों से हटके भी सोचते हैं, उनका दिमाग भी जरा सनकी कहते हैं ना लोग, सनकी होते हैं। सनकी तो नहीं, डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट होते हैं जी, बिल्कुल फर्क तरह से सोचते हैं। एक आम आदमी को अगर गाइड करना हो कि वो किसी अच्छी पेंटिंग की पहचान कैसे करें, तो क्या पैमाना मुकर्रर करेंगे? ये कोई फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं है कि ये अच्छी। देखें, हर आदमी के लिए अच्छे और बुरे का क्राइटेरिया फ़र्क है। आर्ट की बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि मैं, जैसे मेरे काम की एक एप्रिसिएशन है, मैं कभी सोच रहा था एक टाइम पे कि मैं कुछ अपनी पेंटिंग्स बनाऊं। वहाँ पे दाता दरबार के बाहर ना वो पोस्टर बेचते हैं, आपने देखा होगा। मैंने कहा मैं अपनी काम लगा लूँ, और वो अगर मैं कहूँ ये 500-500 रुपए की है, तो ये जो लोग आ रहे हैं ये तो कभी भी नहीं खरीदेंगे। क्या है कि दबे मारे में और ये 500 रुपए क्यों मांग रहा है। तो मैंने कहा उस वक्त मुझे पता चलेगा कि ये वो जब आप कहते हैं ना कि ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा वो सारा करना। तो मुझे लगता था अगर मैं सुबह से शाम बैठूं तो मुझे नहीं लगता मैं कोई सेल कर पाऊंगा वहां पे। किसी आर्ट पीस की कीमत का तयन कैसे होता है? कीमत का तयन तो अरबों करोड़ों में बिकी है। अरबों में काश बिके, मेरी ख्वाहिश करोड़ों में तो बिकी है जी। तो उसका ये होता है कि मुझे लगता है अभी जो ये प्रॉब्लम है ना आर्ट मार्केट में भी, और ख़ासकर यंग आर्टिस्ट में ये बहुत मसला है कि वो अगले दिन ही वो चाहते हैं कि हर साल उनकी कीमत बढ़ती रहे, और वो दूसरों को देख रहे होते हैं कीमत की उसमें। वो ये नहीं देखते वो जो दूसरा है वो किस तरह पहुंचा है उस कीमत तक आने में, उसको कितना टाइम लगा है और वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अवामिल मैटर करते हैं, ना सिर्फ आपका काम बल्कि बुक शो, कितने आपने पब्लिक आर्ट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, किन किन जगहों पे एग्जिबिट किया है, कहाँ कहाँ कलेक्शंस में आपका काम है, किन म्यूजियम्स में आपने एग्जिबिशन की है, वो सारी मिल के आपकी प्राइस को, आपकी चीज़ों को वो देती है। जो चीज़ फ़ौरन इमीडिएट प्राइस उसकी रेज होती है वो उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, चीज़ सस्टेन करना उसको मुश्किल होता है। जो चीज़ एक तरीके के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो करती है वो सस्टेन। दुनिया में इस वक्त सबसे महंगी तरीन पेंटिंग्स किसकी हैं? जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उसमें डेमियन हर्स्ट हैं, जेफ कून हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट हैं। आपको एक पेंटिंग बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? सारा डिपेंड करता है। कुछ काम है जो 2 दिन में भी जाते हैं, कुछ घंटों में भी हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा बात है, कोमो म्यूजियम में है, उसमें जो मैंने इंस्टॉलेशन की है वो बहुत ह्यूज स्केल पे फ्लोर को पेंट किया है दोनों जगहों पे,
और वो मैंने 7-8 दिन में कर दिया है, एक गो में। लेकिन वो जिस तरह काम किया वो एक अलग बात है कि दिन रात लग के, लेकिन कुछ काम हैं जो फंस जाते हैं, वो रुक जाते हैं, फिर वो दोबारा होते हैं, वो 3-4 साल भी लग जाता है। अच्छा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 4 साल में बस उसी पेंटिंग के ऊपर लेकिन वो आइडिया दैट समहाउ दे स्टक एंड देन वो फिर एंड में 3-4 साल बाद आपको उसका सोल्यूशन समझ आता है कि कैसे बचेगी पेंटिंग। वो इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी। इंसान के अंदर तो बड़ी रंगारंगी है, लेकिन आप सुर्ख रंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख्याल तो आता होगा दूसरे रंगों से भी कुछ इंसाफ करूं, सब्ज रंग, नीला रंग, इसको भी इस्तेमाल करूं। मैंने किया है। मेरा एक शो था टोरंटो में आगा खान आर्ट म्यूजियम में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने गार्डन के अंदर पेंट करना है, एंड दे हैड दिस आइडिया, क्योंकि उससे पहले मैंने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की रूफ टॉप की थी जो रेड कलर में थी, और भी 2-3 जगह काम किया था रेड कलर में। तो उनके जहन में था, उन्होंने कहा आप बता दें कितनी आपको रेड वुड कलर की ट्यूब चाहिए। तो मैंने कहा होल्ड ऑन, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था टोरंटो को उस तरह की वायलेंट इमेजरी के साथ। तो वो सारा मैंने ग्रीन में पेंट किया था एंड पर्पल कलर में, जो गार्डन के रंग थे वही मैंने रिफ्लेक्ट किए। रंग आपसे बातें करते हैं? मेरे ख्याल है ये जो लाल रंग है ये बात कर रहा था तो ये इतना चिमड़ गया है मेरे से। बाकी रंग इतने नहीं आते आपके पास? कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। क्या ये सच है कि पेंट के ब्रश में बिल्ली और गुलहरी के बाल इस्तेमाल होते हैं? मिनिएचर में यस, पर्शियन उसमें ट्रेडिशन में बिल्ली जो किटन है उसकी टेल से बाल लेके, वो सॉफ्ट बाल होते हैं। अच्छा। वो लोग काफ़ी बनाते हैं। गुलहरी के बाल के भी ब्रश बनते हैं। लेकिन सारे ये पेंटिंग्स तो मैं जो रेगुलर बाजार से खरीद के, सिंथेटिक ब्रश भी होते हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में आर्ट को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह दुनिया में किया जाता है। क्या आपके जहन में कोई तजवीज़ है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आर्ट को फ़रोग मिले? मेरे ख्याल है आर्ट एजुकेशन, जैसे शहजाद रॉय ने अब शुरू किया कि वो टीचर्स की ट्रेनिंग के उन्होंने वो बनाया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें उनका एक आर्ट को भी वो लेके करना चाहते हैं काम, उसको ज़रा और स्केल उस चीज़ का बड़ा होना चाहिए और बाकी जगहों पे भी वो फैलना चाहिए। आपके वालिद प्रोफेसर थे जी, आपने भी किसी ना किसी तरह अपनी मसरूफियत के बावजूद NCA में पढ़ाना जारी रखा हुआ है। जी जी। ये बताएं कि पढ़ाने में मज़ा आता है? जी काफ़ी आता है, वो खुशी होती है, ख़ासकर जब आप 4 साल बाद उन बच्चों को रुखसत करते हैं इंस्टीट्यूट से, तो आप देखते हैं कि वो कहाँ आए थे और फिर उनका जो 4 साल में टीचर्स ने कैसे उनको अफेक्ट किया है, ग्रूम किया है। हर बंदा सोचता तो है, आप अपना अरूज कैसे देखते हैं? कब समझेंगे कि आप कामयाब हो गए? ये मैटर करता है कि आप क्या छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। ये नहीं मैटर करता कि मेरी कितने में पेंटिंग बिक गई और मैंने किस जगह नुमाइश कर ली, वो तो बहुत ज़ाती फाल है ना। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी कोई जगह छोड़ के चला जाता हूँ या ऐसा काम करके जो बाद में कहे कि हाँ ये इमरान ने शुरू किया था और अब 50 साल बाद वो इंस्टीट्यूशन है और किसी और शक्ल में है, तो मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है चीज़। आपको और कौन सी आर्ट फॉर्म पसंद है? शायरी, म्यूज़िक, और उसमें कौन कौन पसंद है? आर्ट की सारी फॉर्म पसंद है। मैं शायद अपने आप को वो नहीं करता कि एक स्पेसिफिक एरिया। अब मेरा रिसेंट इंटरेस्ट स्कल्पचर में भी है, मे बी कि मैं खुद इंस्टॉलेशंस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसको मुझे लगता है कि जगह मिलनी चाहिए सोसाइटी में सही तरीके से। जो मिसकंसेप्शंस हैं स्कल्पचर के बारे में वो दूर होने चाहिए। डांस और फिल्म? बिल्कुल, डांस, फिल्म अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। गुलजी हो या सादकैन, वो बाज़-औक़ात पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर्स भी बनाते थे। गुलजी ने भुट्टो साहब की, आसार आगा खान की बनाई, उसमें कीमती पत्थरों के ज़रिए। आपको भी कभी ऑफ़र हुई है कि मेरी पेंटिंग बनाएं? मैं वैसे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ नहीं, मैं नहीं कहता अपने आप को। फिगरेटिव ज़रूर हूँ, कभी कभी करता हूँ काम फिगर को लेके, लेकिन उसके फीचर बनाना मेरा मकसद नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत रेयर काम किया है, ख़ासकर मिनिएचर में किया हुआ है। मुसव्विर का छोटा भाई एक मेरी पेंटिंग थी 1995 में, जो मैंने अपने भाई, छोटे भाई फैसल को लेके बनाई थी, और वो काफ़ी मशहूर भी, और वो एक ऑक्शन में फिर वो उस सेल आउट हुई थी, जिसका मुझे अफसोस है कि मैंने वो बेच दी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी ऑक्शन में। बट एनीवे वो एक पोर्ट्रेट था। फिर एक दफ़ा जब मैं NC में पढ़ाता था तो बेनज़ीर भुट्टो ने आना था, तो मुझे कॉलेज ने कहा था कि आप बेनज़ीर और जरदारी का पोर्ट्रेट बनाएं। तो मैंने शुरू किया जरदारी से, और बेनज़ीर फिर वो नहीं आई किसी वजह से, जो भी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी प्रॉब्लम, या जो भी सियासी वजह थी, तो वो जरदारी साहब का पोर्ट्रेट एक मेरे पास रह गया था। वो फिर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, किसी और पेंटिंग का हिस्सा बना दिया था उसको।